इस ऑडियो में मैं आपको शक वंश के बारे में बताऊंगा। प्राचीन भारत का एक आप कह सकते हो विशेष टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए तो मैं आपको बताऊंगा शक वंश के बारे में। शक प्राचीन आर्यों के वैदिक कालीन संबंध रखते हैं। इनका संबंध किससे? जो आर्य थे, जो वैदिक समय के थे। एक तो वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा हुआ, एक ऋग्वैदिक काल होता है, एक उत्तर वैदिक काल होता है। उसके बारे में सुना होगा। 1500 से 1000 बीसी का जो टाइम है वो है ऋग्वैदिक काल, और जो 1000 से 600 बीसी का टाइम, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, वो है उत्तर वैदिक काल। वो आपको याद रखना है। इसमें क्या है, जो साकल द्वीप पर बसने के कारण साक अथवा शक कहलाए। शक कहाँ रहते थे? साकल द्वीप पर रहते थे, इसलिए वो शक कहलाए। भारतीय पुराण इतिहास के अनुसार शक्तिशाली राजा सगर द्वारा देश निकाले गए थे। मतलब ये पुराणों में लिखा है कि जो सगर राजा था उसने जो देश निकाले गए थे, शकों को देश से बाहर कर दिया था। वो लंबे समय तक निराश्रय रहने के कारण अपना सही से इतिहास सुरक्षित नहीं कर पाए। बहुत दिन तक निकाल दिए, एक लंबा समय निकल गया, तो उनका कोई इतिहास विशेष नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि लिखित सबूत, बोलते रहे कि सबूत नहीं है उस इतिहास के, सुरक्षित नहीं कर पाए वो। हूरों द्वारा शकों को साकल द्वीप क्षेत्र से भी खदेड़ दिया गया। तो जो हूर थे उन्होंने शकों को साकल द्वीप से ही भरा दिया। तो साकल द्वीप का संबंध शक से है, ये आपको याद रखना है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, शकों का कई क्षेत्रों में बिखराव हो गया। तो जब हूरों ने साकल द्वीप से निकाल दिया तो कई क्षेत्रों में वो फैल गई। पुराणों में इस जाति की उत्पत्ति जो शक है वो सूर्यवंशी राजा नरस्यंत से की गई है। नरस्यंत, जो राजा नरस्यंत है वो शकों का राजा है, जो कि सूर्यवंशी राजा है। राजा सगर ने राजा नरस्यंत को राजच्युत मतलब राज से निष्कासित कर देना, अलग कर देना था, देश से निर्वासित कर दिया और अपने देश से बाहर कर दिया। वर्णाश्रम आदि के नियमों का पालन न करने के कारण, ब्राह्मणों से अलग रहने के कारण वे मिलेच्छ हो गए। जो कुछ नियम है ना वर्णाश्रम के, वर्ण व्यवस्था के जो नियम कानून है उनका पालन नहीं किया, ब्राह्मणों से अलग रहे, तथा उनको मिलेच्छ कहलाए, वो मिलेच्छ हो गए। उन्हीं के वंशज शक कहलाए। जो लोग इस स्थिति में पहुंच गए थे, जिन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन नहीं किया था, ब्राह्मणों से जो अलग हो गए थे, उन्हीं के वंशज शक कहलाए। यूनानियों के बाद शक आए थे, ये आपको याद रखना है। ये क्रम पूछा जाता है, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, याद रखना है। यूनानी के बाद भारत में कौन आया था? शक आए थे। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। मध्य एशिया मतलब सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कितने देश हैं? 5 देश हैं। कौन कौन से देश है? उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और आप कह सकते हो ये कजाकिस्तान, और एक और कौन सा है वो, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये सब देश किसमें? मध्य एशिया में पड़ते हैं। तो शक कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। साकल द्वीप से संबंध किनका है? शकों का। शकों की कितनी शाखाएं थी? 5, और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान अलग अलग भागों में थी। जो शकों की राजधानियां थी वो भारत में भी अलग अलग थी और अफगानिस्तान में अलग अलग थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब तक्षशिला को बनाया, तीसरी शाखा ने मथुरा में बनाया, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत में, पश्चिमी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो आपको याद रखना शकों की कितनी ब्रांचेस थी, कितनी शाखाएं थी? 5। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के विक्रमादित्य द्वितीय ने शकों को पराजित कर बाहर खदेड़ दिया। यहीं से विक्रमादित्य की जो उपाधि शुरू होती है। विक्रमादित्य जो राजा था उसने शकों को हराया था। उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि 14 राजाओं ने, लगभग 14 राजाओं ने ली है। एग्जैक्ट नंबर्स मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने 14 राजाओं के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो वो उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य जिसने शकों को हराया था। कब हराया था? 58 बीसी में। तो आपको याद रखना है कि कहाँ के राजा ने हराया था? उज्जैन का राजा था। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद विक्रमादित्य की जो उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, बहुत सारे लोग, हेमू विक्रमादित्य, बहुत राजाओं को मिली है। तो शकों को हराने के बाद मिली थी। जिस राजा ने हराया था उसका नाम विक्रमादित्य द्वितीय था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। अरसे मतलब समय तक, बहुत लंबे समय तक जो दक्षिण भारत की शाखा थी उसने भारत में शासन किया था। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था। ये आपको याद रखना, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम कहाँ का राजा था? गुजरात का। गुजरात के क्षेत्र पर उसने शासन किया था। काठियावाड़ में एक सुदर्शन झील बनाई थी जो मौर्यों ने बनवाई थी। उसका जीर्णोद्धार का मतलब रिजुवनेशन करना, मतलब वो चीज को दोबारा से सीमेंट पत्थर लगवा दिया, भाई पुरानी हो जाती है, टूट जाती है, चटक जाती है, चीजें खराब हो जाती हैं, दोबारा से उसकी मरम्मत करा दी। किसने मरम्मत कराई थी? रुद्रदामन प्रथम थे। रुद्रदामन प्रथम कहाँ का राजा था? ज्यादातर गुजरात के क्षेत्र पर कंट्रोल करता था। ये सुदर्शन झील कहाँ है? काठियावाड़ में पड़ती है। भारत में शक राजा को क्षत्रप कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्षत्रप किसको बोलते हैं? शकों के राजा को। ठीक है, अब शकों से संबंधित डाउट क्लियर। अब बात करते हैं हम कुषाण वंश की। कुषाण की बात करते हैं।
कुषाण वंश मौर्योत्तर कालीन भारत का एक ऐसा पहला साम्राज्य था। मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद का जो समय है, उसका पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका प्रभाव मध्य एशिया में रहा, ईरान में रहा, अफगानिस्तान में रहा एवं पाकिस्तान तक था। पाकिस्तान तो अब बनता है ना, 1947 से पहले तो भारत ही था। तो आपको अफगानिस्तान और भारत तक याद रखना, लेकिन अभी पाकिस्तान लिखना पड़ेगा आपको। यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर तत्कालीन विश्व के 3 बड़े साम्राज्य रोम, पार्थिया एवं चीन के समकक्ष था। जो कुषाणों का शासन था वो चीन के बराबर था। पार्थिया, इसको पार्थिया नहीं, मुझे पारसिया हुआ ये, पार्थिया और रोम, ये तीनों के बराबर माना जाता है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है, इतने लंबे समय पर, मतलब लंबे क्षेत्रफल पर इनका शासन करते थे। कुषाण वंश के शासक के बारे में बात करते हैं, बिम कडफिसेस, ये आपको याद रखना, ये नाम बिम कडफिसेस। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस को माना जाता है। यह यूची कबीले का शक्तिशाली सरदार था। तो कुषाण कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, किस जाति से जुड़े हुए थे, वो थी यूची जाति। इसके नेतृत्व में यूची कबीला उत्तर के पर्वतों को पार करता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है। तो यूची जो कबीला था, बिम कडफिसोस के, जो कुजुल कडफिसोस के नेतृत्व में उत्तर भारत पर कब्जा, मतलब प्रवेश करता है और अटैक करता है। यहां इसने यूनानी राजा हरमोयम नामक व्यक्ति को हराकर काबुल तथा कश्मीर पर अधिकार कर लिया। तो कुषाणों ने किसको हराया, यूनान को हराया। भारत में आने से पहले यूनान नहीं, यूनानी राजा को हराया। उसका नाम क्या था, हरमोयम था। किस पे कब्जा किया, काबुल पर कब्जा किया और कश्मीर पर कब्जा किया। अब बात करते हैं कनिष्क की। बिम कडफिसेस के बाद कुषाण वंश की बागडोर कनिष्क के हाथों में गई। कनिष्क तो प्रसिद्ध राजा है, कनिष्क के बारे में तो हम सबने सुना है। कुषाण शासकों में कनिष्क सबसे महान और योग्य शासक था। इसके शासनकाल में कुषाण शक्ति अपने, बोलते हैं ना कि चरमोत्कर्ष, मतलब आप कह सकते हो अपेक्स, सबसे ऊपर थी। कुषाण सबसे शक्तिशाली कब थे, जब उनका राजा कनिष्क था। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है। ये कई बार पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा गया, कनिष्क राजा कब बना था, 78 ईस्वी में, बीसी ने ईस्वी में। इसी वर्ष से शक संवत प्रारंभ होता है। ये भी क्वेश्चन आ गया, शक संवत कब से शुरू होता है, 78 ईस्वी से। लेकिन विक्रमादित्य वाली उपाधि, विक्रमादित्य कब आया था रुद्रदामन को, रुद्रदामन कौन था, रुद्रदामन को राया था वो शक था, उसको कब राया था, 58 बीसी में, 58 में। आपको कनिष्क की जो राज्याभिषेक हुआ वो याद रखनी, ये 78 ईस्वी कई बार पूछी गई है। इसी समय से शक संवत शुरू होता है। कनिष्क ने पुरस्पुर मतलब पेशावर कहाँ है भी, पाकिस्तान में, को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। कनिष्क ने पुरस्पुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो कनिष्क के राज्य की 2 राजधानी थी, एक तो थी पुरस्पुर जो पेशावर है, और दूसरी मथुरा थी। मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। किसके पास पड़ती है, आगरा के पास। दिल्ली और आगरा के बीच में मथुरा पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कनिष्क की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण विजय चीन पर थी। तो ये पहला राजा था जिसने चीन पर अटैक किया था, चीन को हरा दिया था। कनिष्क ने चीन के हन राजवंश के शासक पांचाओं को हराया था। अब ये क्वेश्चन यही बनता है, कनिष्क ने चीन के हन राजवंश के शासक पांचाओं को हराया था। कनिष्क के समय में महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए थे, ये आपको याद रखना। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। जो कनिष्क था बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। एक हीनयान थी, एक थी महायान। हीनयान वो लोग थे जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हैं। एग्जैक्ट जो मैंने जो पढ़ा है, कैसे बताऊं आपको। महायान आप उनको बोल सकते हो जो मॉडर्न बौद्ध है, जो आधुनिक बौद्ध वाले धर्म को पालन करते हैं, वो महायान कहलाए। अब इनका बंटवारा ये चौथी संगति में ही हुआ था, ये आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, महायान और हीनयान में। वो कब बढ़ा था, चौथी संगति में, याद रखना। चौथी संगीत जो हुई है वो किसके समय पे हुई है, कनिष्क के समय पे हुई है। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था। कुंडलवन में किया था, कुंडलवन कहां पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। इस संगति के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो अश्वघोष ने चरक संहिता लिखी है, सॉरी अश्वघोष किसके समय पे थे, याद रखना है। चरक संहिता चरक ने लिखी है। अश्वघोष किसके समय पे थे, वो थे कनिष्क के समय पे। और वसुमित्र इसके हेड थे, मतलब आप कह सकते हो प्रेसिडाइज किया था, अध्यक्ष थे। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, संगति मतलब एक तरह से काउंसिल मीटिंग। यहीं पर बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान संप्रदायों में विभाजित हुआ। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि बौद्ध धर्म पहले, अब क्या है, पहले क्वेश्चन आया करते हैं, थोड़े टफ हो गए क्वेश्चन आजकल। क्वेश्चन काल्पनिक भी हो गए हल्के से। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट चीज पता है तो आप कल्पना से भी जीत सकते हो। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति में क्या होता है, बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ता है, हीनयान और महायान। वो कहाँ हुई थी, कुंडलवन में। हेड कौन था उसका, चौथी बौद्ध संगति का, वसुमित्र। अध्यक्ष
वसुमित्र उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। उस समय राजा कनिष्क था। ठीक है, ये आपको याद रखना। इस संगति में महाविभाषा नामक पुस्तक का संकलन किया गया। ये बहुत अच्छी लाइन है। इस संगति में महाविभाषा नामक एक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे बोलते हैं? महाविभाषा। वो कब लिखी गई? चौथी बुद्ध संगति में। इस पुस्तक में तीनों पिटकों पर लिखी गई टीकाएं संकलित है। जो तीन पिटक के बारे में जो लिखा है उनकी टीकाएं इस पुस्तक में संकलित है, मतलब इसमें लिख दी गई है। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता। सहिष्णु मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जो चीजों को टॉलरेट करने वाला। अरे कोई बात नहीं है, हम बौद्ध हैं तो क्या हुआ, तो दूसरे धर्म से हमें क्या प्रॉब्लम है। एक ऐसी मानसिकता रखने वाला आदमी जिसको दूसरे धर्म से समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे सहिष्णु बोलते हैं उस धर्म के प्रति। ठीक है, और जिसके प्रति वो रखता है उसी के प्रति सहिष्णु होता है। सहने की शक्ति, सहिष्णु को कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हो सहने की शक्ति। इसका अर्थ किसी को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसका मतलब यही है, सहने की शक्ति बोलते हैं इसको। गांधार कला, गांधार कला शैली कनिष्क के नाम पे आई है, ये आपको याद रखना। गांधार कला शैली का विकास कनिष्क के काल में गांधार में हुआ है। इसे इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इस कला में बुद्ध एवं बौद्ध सत्वों की मूर्तियां काले सिलेटी पाषाण से बनाई गई हैं। ये ऐसी सीधी लाइन लिखी होती है कि इस काल में जो बुद्ध और बौद्ध सत्व की जो मूर्तियां हैं वो काले सिलेटी पाषाण से बनाई गई हैं। पाषाण मतलब पत्थर से बनाई गई हैं, याद रखना है आपको। मथुरा कला, एक होगी गांधार कला, दूसरी होगी मथुरा कला। इस कला का जन्म कनिष्क के समय मथुरा में हुआ था। मथुरा कला का जन्म कब हुआ है? कनिष्क के समय हुआ है। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। तो मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। इस शैली में बौद्ध, हिंदू एवं जैन से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो मथुरा कला में तीनों की मूर्तियां बनी है, बौद्धों की बनी है, हिंदू की बनी है और जैन से संबंधित जैनों की बनी है। बुद्ध की प्रथम जो प्रतिमा का निर्माण इसी कला में होता है। ये क्वेश्चन कई बार हुआ है कि भगवान बुद्ध की पहली जो मूर्ति बनी है वो मथुरा कला में बनी है। ठीक है, सिल्क मार्ग पर अधिकार, सिल्क मार्ग पर कनिष्क के समय पर अधिकार हो गया था, कंट्रोल हो गया। कनिष्क ने क्या किया? कनिष्क ने चीन से रोम जाने वाले सिल्क मार्ग पर तीनों मुख्य शाखाओं पर अधिकार कर लिया। जो तीन उसकी ब्रांचेस थी उस पर कंट्रोल कर लिया कनिष्क ने। वो कहां जा रहा था? चीन से रोम जा रहा था। रोम कहां है? इटली में पड़ता है। इटली कहां है? यूरोप में। कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग, रूम सागर पर बने बंदरगाह तक जाने वाला मार्ग। रूम सागर पर जो बंदरगाह था वहां तक जाता था वो। भारत से लाल सागर तक जाने वाला मार्ग, इसमें तीन ब्रांचें थी। कैस्पियन सागर से जाने वाला मार्ग, रूम सागर से बने बंदरगाह तक जाने वाला मार्ग और भारत से लाल सागर तक जाने वाला मार्ग। तीन ब्रांचों में तीन शाखाएं, तीन सिल्क मार्ग की, तीनों पर कनिष्क ने कब्जा कर लिया था। आप सोच सकते हो कितना बड़ा साम्राज्य होगा उसका। विद्वानों को आश्रय दिया उसने। कनिष्क के दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहे। आप देखो, कनिष्क कला और विद्वता का आश्रय दाता था। योग राजाओं की पहचान होती है अपने यहाँ योग्य लोगों को आश्रय देना। कनिष्क की राज्यसभा अनेक विद्वानों से सुशोभित थी। जैसे अश्वघोष कनिष्क के राज दरबार में थे, नागार्जुन कनिष्क के राज दरबार में थे, वसुमित्र कनिष्क के यहाँ रहते थे, चरक यहाँ रहते थे। आपने सबके नाम सुनेंगे तो याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक। चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के। याद रखना आपको। अश्वघोष किसके दरबार में थे? कनिष्क में थे। नागार्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क में थे। वसुमित्र किसके दरबार में थे? कनिष्क में थे। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखी है। सौंदरनंद सारित्य पुत्रक्रम एवं सूत्रालंकार के रचनाकार अश्वघोष ने 4 किताब लिखी है। बुद्ध चरित्र तो हमको ही पता है, सौंदरनंद भी हमको पता है, सार्यपुत्र प्रकरणम एवं सूत्रालंकार, सूत्रालंकार ये किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म का महाकाव्य किसे बोला गया है? बुद्ध चरित्र को याद रखना है। नागार्जुन दार्शनिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा गया। किसको? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा है। इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत कहां दिया है? अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में। वसुमित्र ने बौद्ध धर्म के विश्वकोश, बौद्ध धर्म का एक तो विश्वकोश है उसका नाम है महाविभाष सूत्र की रचना की। तो बौद्ध धर्म के विश्वकोश की किसने रचना की है? वसुमित्र ने की है। वसुमित्र कौन थे? वसुमित्र चरक के दरबार में रहते थे और वसुमित्र ने ही जो चौथी बौद्ध संगति हुई उसकी अध्यक्षता की थी। और महाविभाष की रचना उस चौथी बुद्ध संगति में हुई थी। इस महाविभाष में जो तीनों पिटक है उनके उनमें जो लिखा है वो भी इसमें संकलित किया गया है। इसको क्या बोलते हैं? महाविभाष को बौद्ध धर्म का विश्वकोश बोलते हैं। और बौद्ध धर्म का महाकाव्य किसे बोलते हैं? बुद्ध चरित्र को बोलते हैं। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। महाविभाष किसने लिखा है? वसुमित्र ने लिखा है। चरक विद्वान एवं वैद्य था। चरक योग्य आदमी था, विद्वान था और वैद्य था, डॉक्टर भी था। इसने चरक संहिता लिखी है, ये आपको याद रखना है। कुषाण वंश के सिक्के, तो कनिष्क के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चरक, वसुमित्र और
अश्वघोष और नागार्जुन, चार बड़े आदमी चरक के दरबार में रहे। किसने क्या लिखा है ये भी आपको बताना चाहिए। कुषाण वंश के सिक्के, कुषाणों के सिक्के अक्सर सोने के माने गए। सर्वप्रथम बोलते सर्वाधिक मात्रा में कुषाणों ने सोने के और तांबे के सिक्के जारी किए, सबसे पहले जारी किए। लेकिन सोने के सिक्के तो कुषाणों से पहले हिंद यूनानी में जारी कर दिए थे, सर्वाधिक मात्रा में जारी किए थे सबसे पहले। कनिष्कों के तांबे के सिक्के पर उन्हें बल देवी देते हुए दर्शा गया है। मतलब जो कनिष्क के जो तांबे के सिक्के हैं उसे बल देवी पर बलि देते हुए दिखाया गया कनिष्क को। कनिष्क के अब तक प्राप्त सिक्के यूनानी और ईरानी भाषा में लिखे। तो कनिष्क के सिक्के किस भाषा में लिखे? यूनानी में लिखे और ईरानी में लिखे। ईरानी मतलब एक तरह से फारसी में लिखे हुए हैं। कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए, कुषाणों ने सोने के चलाए और तांबे के चलाए, चांदी के नहीं चलाए, याद रखना। अब कुषाण वंश के पतन के कारण बता। पतन तो सीधी सी बात है, देखो राजा कमजोर होना, अर्थव्यवस्था बिखर जाना, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाना, प्रांतीय राजाओं का राजपूत सेंट्रलाइजेशन को स्वीकार कर न करना। सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीय शक्ति को स्वीकारने के बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें क्या कारण थे उनके बारे में बात करते हैं। कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण वंश का पतन हो गया। जब राजा मजबूत राजा मर जाता है ना तो अपने आप राजवंश टूट जाता है। कनिष्क के बाद उसका उत्तराधिकारी बासिक्स गद्दी पर बैठा। ये बासिक्स का नाम जरूर याद रखना। यह मथुरा और समवर्ती क्षेत्रों में शासन करता था। मथुरा का राजा था बासिक्स। इसके बाद क्रमशः उसके बाद कौन कौन आए? हुविक्स आया, वासुदेव आया। वासुदेव भी शासक बनाए। योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में यमुना के तराई वाले भाग पर नागों ने अधिकार कर लिया। यमुना की तराई वाले भाग पर नागों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है। साकेत, प्रयाग एवं मगध को गुप्त राजाओं ने अपने अधिकार में कर लिया। जब उसके बाद गुप्त आ जाते हैं उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे प्रयाग को कंप्लीट अपने कंट्रोल में कर लिया, साकेत को कर लिया और मगध को कर लिया। नवीन राजवंशों के उदय ने ही कुषाण के विनाश में सहयोग दिया। जब नए नए राज बनेंगे, जब एक सेंटर मजबूत शक्ति कमजोर होगी तो छोटे छोटे दल सामने आते हैं, धीरे धीरे करके उस बड़े दल का नाश कर देते हैं। बड़े मतलब वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ, ऐसे ही पहले था। बड़े राजवंश के पतन में छोटे छोटे राजवंशों का सीधा सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। ठीक है, ये वीडियो इतनी, इससे ज्यादा नहीं।